तो गाइस टुडे टॉपिक है लाइक क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विद बैकबोन। क्रिएट इंफ्रा विद बैकबोन नेटवर्क। ये बैकबोन लिख देता हूँ, नेटवर्क अभी नहीं लेता मैं। देखिए ये सारे की सारी जितनी भी चीजें आपको करा रही है, जब हमारा EC2 खत्म हो जाएगा, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। जब हमारा ये टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा EC2, तो इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा, आपको ये सारी की सारी लैब्स उस टॉपिक पर इंप्लीमेंट करनी होंगे, और वो होगा क्लाउड का नेटवर्क। जब क्लाउड का नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो अभी हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट VPC ले रहे हैं उसकी जगह आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करके फिर ये सारी लैब करनी पड़ेंगी। तब आपकी ये लैब एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तब आप समझना कि आपको क्लाउड आ रहा है। मैं जानबूझ के नेटवर्क कस्टम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें आपको खुद से करनी है। इससे पहले बैच में मैं कस्टम पे ही कराता था, लेकिन इस बार अभी तक जितने टॉपिक कराए हैं मैंने किसी पे भी अभी तक नेटवर्क बनाया ही नहीं है। अदरवाइज हर बैच में मैं सबसे पहले कस्टम नेटवर्क पे ही बनाता था, क्योंकि इस बार मैं सारी चीजें डिफॉल्ट पे ही कराऊंगा इस वाले बैच में। और जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो यही सारी लैब्स आपको दोबारा से करनी है अपने कस्टम नेटवर्क पे। जब आप अपना नेटवर्क चेंज करेंगे तो काफी सारी चीजें चेंज होंगी, और वही आपको लर्न करना है। तो वो लैब्स आपको करनी है, A to Z चीजें यही हैं। सिर्फ नेटवर्किंग का जो पार्ट है, VPC आपका चेंज हो जाएगा। VPC चेंज होगा तो सिक्योरिटी ग्रुप चेंज होगा, तो सारी चीजें उसी हिसाब से चेंज होगी। तो आज का जो टॉपिक है, क्रिएट इंफ्रा विद द बैकबोन। इंफ्रा विद द बैकबोन का मतलब है, हमें लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने एक वेब सर्वर डिप्लॉय कराया था। नाउ वी कैन डिप्लॉय द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट हम लोगों ने डिप्लॉय करी थी, तो इसके अंदर चैलेंज क्या आ रहा था कि सपोज करिए कि ये जो हमारा वेब सर्वर है, इस सर्वर्स की जो कैपेसिटी है इज रिसीव द 1 लाख रिक्वेस्ट। ये हमारा 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है। बट नाउ ये हमारे सर्वर्स पे द रिक्वेस्ट कम्स अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। मेरे यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो 5 लाख आ गई, यानी कि 1 लाख लोगों को सर्च कर सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी है। कहते हैं ना कि आपने घर पे खाना बनाया 100 लोगों का, बट आ गए 500, तो क्या होगा? चीजें खराब हो जाएंगी पूरी। यस या नो? और जो 100 है उनको भी प्रॉपर सर्विस। तो यहाँ पर भी सेम है कि इस सर्वर की कैपेसिटी सपोज करो इज मैनेज द 1 लाख रिक्वेस्ट। नाउ रिक्वेस्ट कम्स इन 5 लाख। क्या होगा? होगा क्या? 5 लाख रिक्वेस्ट को सर्वर मैनेज कर सकता है, बट मेरी रिक्वेस्ट 5 लाख आ गए। नाउ दिस सर्वर रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। ये सर्वर रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। और जब रिस्पॉन्स देना बंद करेगा मतलब कि सर्वर क्रैश, वेबसाइट क्रैश। अब हमें इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। तो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का लिए हम क्या करेंगे? व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए सौरभ? अब भैया ना, तेरा दिमाग ही यहाँ पे नहीं है, तेरा दिमाग कहीं और रहता है हमेशा। अभी से नहीं, डे 1 की क्लास से ही तेरा दिमाग कहीं और रहता है। तुम जब पढ़ाई करते है डुअल माइंड लेके बैठते हैं, तेरे माइंड में कुछ और चलना होता है, यहाँ पे तेरा दिमाग नहीं रहता है। ये मैंने काफी बार नोटिस करा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइज, मैं आपसे ही सॉल्यूशन पूछने वाला हूँ। दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तीन, वो नहीं बताएंगे। राघव और अनिल, आप लोग आंसर नहीं देंगे इसका। एंड इसके अलावा अगर किसी ने आंसर दिया तो अच्छी बात है। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आंसर वो पहले दें। उसके बाद जो पढ़ चुके हैं मैं उनसे उसका आंसर पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक बिग बिलियन डे चल रहा है फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट की एक सेल चल रही है। अब दूसरी तरह लैंग्वेज में समझा देता हूँ। फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर रखी है इस सर्वर पे। बट उस सर्वर की उन्होंने अभी जो बताया, उन्होंने कहा था कि हमारी 1 लाख रिक्वेस्ट आ सकती है, 1 करोड़ लोग ही हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे। तो उन्होंने जो सेटअप बनाया वो 1 करोड़ के हिसाब से बना दिया। बट नाउ की जब सेल स्टार्ट हुई तो 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। जब 5 करोड़ रिक्वेस्ट एक साथ गई सर्वर पे,
तो सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया, क्रैश हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा? रुक जाना अभी, आएंगे अभी, वो डिटेल में पूछूंगा तुमसे पहले। तो सिंपल सा है, आप कहते हो कि अगर एक सर्वर 1 करोड़ दे रहा है तो हम यहाँ पर 5 सर्वर लगा लेते हैं, 5 करोड़ हो जाएगा। भाई मैंने बताया वो नहीं, आप अपना व्यू दो, आप दूसरे का व्यू मत लो। ये वर्डिंग मत करो कि मैंने बताया, मैंने आपसे पूछा है आप क्या करोगे। मैंने बताया है तो आप उसको सोचो, आप अपना उसको ट्रांसलेट करके दो। मेरे ऊपर बाउंसर मत फेंको, बताओ। चलिए, अगर मैंने यहां पर 5 सर्वर लगा दिए, तो इफ यू रिमेंबर इन अ प्रीवियस क्लास, मैंने 2 सर्वर्स पर वेबसाइट डिप्लॉय कराई थी। यस या नो? www.flipkart.com, ये वेबसाइट एक ही है। बट जब मैंने लाइनेक्स के सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय करी थी, तो आपने लाइनेक्स की वेबसाइट लाइनेक्स के आईपी से एक्सेस करी थी। और जब विंडोज के सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय करी थी, तो विंडोज की वेबसाइट विंडोज के आईपी से करी। तो अगर मैं यहाँ पे 5 सर्वर लगा देता हूं तो 5 आईपी हो जाएंगे। क्या आप जीमेल और फ्लिपकार्ट का यूआरएल हर बार चेंज करते हो? तो चलिए, मैंने अगर यहाँ पे 5 सर्वर भी लगा दिए, यानी कि पहले कंपनी की कॉस्ट मैं कहता हूं एक सर्वर लगाने में 10 लाख की थी। अब आपके कहने पे कंपनी ने 50 लाख की कॉस्ट बढ़ा दी। गॉट इट द पॉइंट? अब ये हो गया 5 करोड़। 5 करोड़ रिक्वेस्ट है, मैनेज हो रही है। अब रिक्वेस्ट आ रही है 1 करोड़। आपने कितना सर्वर ऑन कर रखे हैं? इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? कि एक बार हम एक लिमिट सेट करते थे, एक बार में हम सिर्फ 1 लाख रिक्वेस्ट ही लेंगे। जो बाकी की जो 4 लाख है उसको हम पेंडिंग पे रखें। जब वो 1 लाख रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, फिर नेक्स्ट हम 1 लाख ले, ऐसा भी तो कर आप इतनी देर वेट करते हो इंटरनेट पे? आप जब सर्च करते हो तो क्या इतनी देर आप वेट करते हो? बताओ। यानी कि आपका ये है कि आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, तो यूपीआई वाले पहले जो ट्रांजेक्शन थे वो करें, आपको होल्ड पे डाल दें। तो करने वाला भी परेशान और लेने वाला भी परेशान। इट्स अ सॉल्यूशन, क्या ये सॉल्यूशन सही है? मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव से ज्यादा उस चीज के नेगेटिव से आंसर ढूंढो, कि अगर गलत होगा तो आंसर क्या आएगा। आप क्या सही, जो चीज है ना, आपको सही आंसर तभी मिलेगा जब आप उसके नेगेटिव पॉइंट सोचोगे, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचोगे तभी आपका पॉजिटिव आंसर निकलेगा। ड्रॉबैक सोचने हैं। जब तक आप ड्रॉबैक नहीं सोचेंगे, जब तक आपका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। और इंटरव्यू वाले, आप इंटरव्यू आप तभी क्रैक कर सकते हैं जब आपको उसके ड्रॉबैक्स पता होंगे, प्रॉब्लम्स पता होंगे, कि अगर मैंने ये करा तो चलो ये काम तो हो जाएगा, बट ये प्रॉब्लम मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। दिस इज द राइट प्रैक्टिस। तो गाइस, 5 सर्वर लगा दिए। अब ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, ये 5 में से एक सर्वर भी क्रैश हो गया हार्डवेयर फेलियर की वजह से। तो और 5 करोड़ रिक्वेस्ट है, अब क्या होगा? तो भी सारे गए। यानी कि 5 लगाने के बाद भी एक भी अगर गलती से डाउन हुआ तो बाकी 4 को भी वो लेके मर जाएगा। यस या नो? अब दूसरा यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि अगर इसका सॉल्यूशन है कि जब भी स्टेप्स का इंफ्रा बनाना होता है तो हम लोग यूज करते हैं लोड बैलेंसर। मैंने क्या बोला? जिसको पता है, जो पढ़ चुका है, उससे बाद में पूछूंगा। यस या नो? सो यहां पर हम यूज करते हैं लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का मतलब है कि जो प्रीवियस तरीके से हमने वेबसाइट एक्सेस करी थी, वो वाला पैरामीटर अब यहां पे यूज नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर्स, एंड नाउ द ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड लोड बैलेंसर। वो सारे के सारे सर्वर्स एक सेंट्रलाइज्ड लोड बैलेंसर पे आके कनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर वो लोड बैलेंसर पे आके कनेक्ट होंगे, तो इससे पहला बेनिफिट कंपनी को क्या हो रहा है? सबसे पहला बेनिफिट ये हो रहा है कि जब लास्ट क्लास में आप लोगों ने अपनी वेबसाइट एक्सेस करी थी, तो उस समय ट्रैफिक डायरेक्ट आपके सर्वर को हिट कर रहा था, तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब इस केस में डायरेक्ट ट्रैफिक, पब्लिक ट्रैफिक डायरेक्ट आपके सर्वर पे नहीं जाएगा, यानी कि कोई भी डायरेक्ट मैनेजर से जाके
नहीं मिल सकता है, हमने एक रिसेप्शन एरिया बना दिया है। अब ट्रैफिक पहले रिसेप्शन एरिया पे आएगा और रिसेप्शन रीडायरेक्ट करेगा कि उसको कहां पर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है। तो आप जब बैंक में जाते हैं तो काउंटर होता है, वहां पे कहते हैं मेरे को लाइक चेक बुक से रिलेटेड काम है, या मुझे अपने अकाउंट से रिलेटेड काम है, या एफडी से रिलेटेड काम है। तो अपने हिसाब से क्या करता है, आपको रीडायरेक्ट करता है। सर। रिक्वेस्ट होल्ड नहीं हो रही ना, पूरा तो सुनो। अभी नहीं लाऊंगा ना, अभी पहले मैं इसके ड्रॉबैक दूंगा तब उसको लाएंगे। मैं यहाँ पे आपको पहले प्रीवियस वाली लैब का ड्रॉबैक बता रहा हूँ, तो इसलिए ये ला रहा हूँ, फिर इसका ड्रॉबैक बताऊंगा तब अगली चीज लेके आऊंगा। नाउ कि अब आपकी जो रिक्वेस्ट है, तो लोड बैलेंसर का एक्चुअली में काम क्या है, कि अगर आप 5 सर्वर लेंगे तो आपको 5 यूआरएल्स बनाने पड़ेंगे। flipkart.com, flipkart1.com, flipkart2.com, flipkart3.com, flipkart4.com। तो पहली बात तो आपको एक यूआरएल नहीं, 5 यूआरएल्स करने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे, पहला सर्वर डाउन है, ट्राई करते हैं दूसरा। कहते हैं नहीं यार, गेट नंबर 1 पे बहुत भीड़ है, गेट नंबर 2 पे चले जाते हैं। नहीं यार, गेट नंबर 2 पे नहीं, गेट नंबर 3 पे चले जाते हैं। दैट इज अ मैनुअल। यहाँ पे हम मैनुअल नहीं चाहते, हम कहते हैं आप एक ही एंड पॉइंट जाइए, अगर गेट नंबर 1 पे नहीं है तो आप इसी से ही 2 पे भी निकल सकते हो, वहीं से भाई आपको वापस आने की या कोई टोकन दोबारा लेने की, वो सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइक अ मास्टर की। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि पब्लिक ट्रैफिक जो है वो आपके लोड बैलेंसर को हिट करेगा। एंड लोड बैलेंसर क्या करेगा, अगर 5 करोड़ रिक्वेस्ट आ रही है तो वो इक्वली सारे के सारे सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो एक सर्वर पे सारे रिक्वेस्ट को नहीं भेजेगा। अगर आपकी 1 लाख रिक्वेस्ट आ रही है तो 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 करके इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कि आपका जो ट्रैफिक है वो डेडिकेटेड सर्वर पे ना जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे के सारे सर्वर्स पे। एंड नाउ कि अब जो ट्रैफिक आएगा वो आपके लोड बैलेंसर पे आएगा, ना कि सर्वर्स पे। लोड बैलेंसर का काम है इट डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक टू द ऑल कनेक्टेड सर्वर। इस केस में ये सारे के सारे सर्वर्स मिरर कॉपी होंगे। यानी कि आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, 3 पे जा रही है, या 4 पे। जब आप गूगल सर्च करते हो तो गूगल की रिक्वेस्ट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक ही सर्वर पे जाती है, वो आपकी अलग अलग सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोड बैलेंसर एक बनाना चाहते हैं, और लोड बैलेंसर के साथ हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अपने सर्वर्स को एक्सेस करेंगे वाया लोड बैलेंसर। यानी कि अब सर्वर की सर्विसेज को हम लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहां पे अभी इसी में आगे और 3 4 सर्विस ऐड होंगी वन बाय वन, बट मैं अभी एक एक करके आपको बता रहा हूं। तो लोड बैलेंसर क्या है, द लोड बैलेंसर इज अ डिवाइस एंड इट्स इक्वली ट्रांसफर रिक्वेस्ट, पब्लिक रिक्वेस्ट टू सर्वर। यानी कि आपके पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, वो जितने भी कनेक्टेड सर्वर्स उसके पास होंगे उनको इक्वली आपकी रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लुक लाइक इन रेलवे काउंटर्स, कि अगर 10 रेलवे काउंटर्स हैं और 20 लोग आए तो वो सब एक ही लाइन में नहीं लगेंगे। वो क्या करेंगे, 4 उस पे लग गए, 3 उस पे लगे, बाकी 3 3 4 4 करके सारे काउंटर्स पे क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो मेरे जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, यस या नो। रेदर देन कि 20 अगर एक ही सर्वर पे जाएंगे तो क्यू में हो जाएंगे। लेकिन अगर 20 को डेडिकेटेड सर्वर मिल जाए तो वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, दूसरा लोड नहीं बढ़ेगा। जिसका एग्जांपल है आपका घर की इलेक्ट्रिसिटी की आपके मीटर पे आ रही है, मीटर से आपने क्या करा है, बल्ब के लिए, एसी के लिए अलग अलग लोड डिस्ट्रीब्यूट कराया है बिजली वाले से बोल के। और जब आप एक बटन दबाते हैं तो उससे एक ही लाइट जलती है। ऐसा आपने नहीं करा रखा एक बटन दबाएं तो जो यूज में नहीं है वो सारी चीजें भी जल जाएं। सो नाउ की एक लोड शेयरिंग करनी है कि हमारी जो पब्लिक चीजें आ रही है, क्योंकि देखिए हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली जो चीज आ रही है उसको मैनेज नहीं करा जा सकता। खासकर कहते हैं ना कि अब इस रोड पे कितनी गाड़ियां आ रही हैं उनको मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने घर की गाड़ियों को मैनेज कर सकते हैं, 2 4 6 10 होंगी। आपके घर में एक फंक्शन हो रहा है, बर्थडे पार्टी में आप मैनेज कर सकते हो, इतने लोगों को बुलाया, 20 30 एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन भंडारे में आप मैनेज नहीं कर सकते। वो कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने भंडारा कराया, वो बच गया शाम तक, या हो सकता है कि 2 घंटे में निपट गया, फिर भी हजारों लोग वापस चले गए।
दैट इज अ पब्लिक। तो जब भी हम ब्राउजर पे जाते हैं तो वो हमारा एक पब्लिक एक्सेस होता है, और पब्लिक ट्रैफिक मतलब वर्ल्ड वाइड। तो वहां से कितना ट्रैफिक आपके पास आएगा। तो जब भी कोई भी कंपनी अपना वेबसाइट डिप्लॉय करती है, अपने सर्वर्स डिप्लॉय करती है, तो ट्रैफिक को ट्रैकिंग भी करती है कि पर डे की कितने थाउजेंड लोग मेरे सर्च कर रहे हैं। कहता है मेरे अभी क्या है, इनिशियली नए स्टार्टअप है, मेरे पास क्या है, 100-200 लोग ही पर डे का सर्च कर रहे हैं। एक टाइम आएगा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, या 1000-2000। इसका सबसे एक बड़ा एग्जांपल है आपके यूट्यूब। हम कोई यूट्यूब वीडियो डालते हैं तो वहां पे व्यूज आते हैं। मैं भी अपनी यूट्यूब वीडियो डालता हूँ तो कभी देखता हूँ यार 100-200 व्यूज आए हैं। कभी कभार देखता है 1 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज आ रहे हैं। तो आप जब कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे लिखे रहते हैं कितने व्यूज आए हैं इस पर। तो इसका मतलब क्या है कि इतने लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो अगर इतने सारे लोग एक ही साथ दोबारा से देखें, तो उस वीडियो की जिस सर्वर पे से जहां से वो वीडियो पब्लिश हो रही है उसकी भी तो कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो 1 लाख लोगों की रिक्वेस्ट कर ले। इसका अनदर एग्जांपल है योर एरिया ट्रांसफार्मर, कि उस ट्रांसफार्मर पे 10,000 केबी की वोल्टेज आ रही है। तो जब बिजली बोर्ड ने अब आगे मीटर लगाए हैं, तो उसी 10,000 को ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करा है उन्होंने। अगर उन्होंने 10,000 है तो 10,000 केबी के ही उन्होंने मीटर लोड डिस्ट्रीब्यूट करा है। और अगर उन्होंने पब्लिक को दे दिया है कि नहीं 20,000 केबी लोड, तो वो फिर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। उनको पता है कि अगर गर्मियां आएंगे सारे एसी चले, क्योंकि लोगों ने क्या करा, अपने मीटर पे लोड बढ़वाया है। पहले 1 किलोवाट था गर्मी सर्दियों में, अब गर्मियां आगे उन्होंने 3-3 किलोवाट करा लिया है। यानी कि वो लोड कैलकुलेट करेंगे कि नहीं यार, यहाँ तो 2,000 किलोवाट हो रहा है, हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 1,000 किलोवाट है, क्योंकि अगर ये सारा का सारा लोड एक साथ चला तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको क्या सब्स्टिट्यूट देखेंगे, या तो वहां पे एक और ट्रांसफार्मर इंप्लीमेंट करेंगे या उस ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे। और ये चीज आप सबने अपने एरिया में देखी भी होगी। द सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि हमें अपने लोड को, पब्लिक लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो नाउ वी आर यूजिंग द मल्टीपल सर्वर्स, कि जब हमारा लोड यहां पर आता है तो ये इक्वली सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे हर किसी को मेरी सर्विस एक्सेस हो सके। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट, so इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। हमें एक टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, इट्स अ टीजी। एंड टारगेट ग्रुप इज कनेक्टेड विद द लोड बैलेंसर। टारगेट ग्रुप हमारा लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट होगा, एंड लोड बैलेंसर इज कनेक्टेड थ्रू द आईएसपी। अभी इसके अंदर मैं आगे वाली लैब के अंदर और भी 4 चीजें ऐड ऑन करूंगा यहाँ पर। नाउ द टारगेट ग्रुप कनेक्टेड विद द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। यहाँ पे अभी 3 लेयर्स और आएंगी जो मैं इस वाली लैब में नहीं डाल रहा हूँ, मैं आप लोगों को ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ ये वाला टॉपिक, जिससे आप इजीली छोटे छोटे पार्ट्स में जाके बाद में पूरे के पूरे प्रैक्टिकल को एक साथ कनेक्ट कर लें। तो ये हमारा ट्रैफिक आईएसपी से हमारा क्या है, ये लोड बैलेंसर कनेक्टेड है। अब टारगेट ग्रुप, द टारगेट ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर। जो भी सर्वर्स होंगे वो आपके इस टारगेट ग्रुप के अंदर होंगे। सो टारगेट ग्रुप इज लुक लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप। आप सब लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में, अब मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, आज क्लास लेनी है या नहीं लेनी, तो 1 बाय 1 क्या आता है, रिप्लाई आता है। तो यानी कि मेरे एंड से एक ही रिक्वेस्ट गई। अब जिसने पहले रीड कर लिया उसने पहले रिप्लाई दे दिया। सब जैसे लोड बैलेंसर पे यहाँ पे किसी ने सर्च करा xyz.com, तो ये जब रिक्वेस्ट मेरे डेडिकेटेड लोड बैलेंसर पे जाएगी, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को इस टारगेट ग्रुप में जाए। अब इस टारगेट ग्रुप में जो भी सर्वर के पास ये पहले रिक्वेस्ट देगा वो उसको उसकी वेबसाइट एक्सेस करा देगा। इज इट क्लियर? वो क्या करेगा, रिप्लाई दे देगा। सिंपल से आप किसी टोकन सिस्टम चल रहा है, आप देखते हैं कि आपका टोकन नंबर 20 है, तो जो भी काउंटर वाला फ्री होता है वो बेल करता है, वहां पे उसके नंबर पे आ जाता है, काउंटर नंबर 3 पे आप चले जाइए। तो वो क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उससे क्या होता है कि हमारा जो काम है और चीजों को मैनेज करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि कौन सी रिक्वेस्ट किस सर्वर पे आई है। तो नाउ गाइस आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पोर्टल फर्स्ट and create one target group. So I'm just come to the EC2. Inside the EC2, now the load balancer, inside the load balancer, the target group is available. So what is target group and use of the target group? ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। क्रिएट टारगेट ग्रुप। नाउ इंस्टेंसेस के बेसिस, इंस्टेंसेस का मतलब मैं सर्वर्स लगाना चाहता हूँ या आप आईपी के बेस पे लेना चाहते हैं, आई एम यूजिंग द इंस्टेंसेस। एंड टारगेट ग्रुप नेम इज माई BAC के बैकएंड सर्वर। बैकएंड सर्वर में क्यों नाम दे रहा हूं, क्योंकि मेरे सर्वर्स टारगेट ग्रुप के अंदर रहेंगे, फ्रंट एंड पे मेरा लोड बैलेंसर है। यानी कि अब
मैनेजर का केबिन हमने पीछे कर दिया कि पहले रिसेप्शन पे आके मिलेगा फिर मैनेजर से मिलेगा। तो वो क्या है, फ्रंट एंड अब क्या हो गया, रिसेप्शन हो गया हमारा। तो लाइक द बैकएंड सर्वर्स, यानी कि यहाँ पर मेरे सर्वर्स कनेक्ट होंगे। अब बैकएंड पर जो रिक्वेस्ट आएगी वो किस पर्टिकुलर पोर्ट और प्रोटोकॉल के थ्रू आएगी। सो नाउ द एचटीटीपी एंड पोर्ट नंबर 80 की थ्रू इज यूजिंग द आईपी, IPv4 के थ्रू आएगी। विच वीपीसी, तो यहाँ पर अगर आपने अपना कस्टम वीपीसी बनाया हो तो आप अपना सिलेक्ट करें। आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट वीपीसी। एंड नेक्स्ट, कोई सर्वर अभी मैंने नहीं बना रखा है तो मैं आई एम नॉट एडिंग एनी सर्वर। एंड नाउ द नेक्स्ट एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। सेकेंड नंबर पे अब टारगेट ग्रुप पर ट्रैफिक कहां से आएगा। नाउ द टारगेट ग्रुप पे ट्रैफिक आएगा आपके लोड बैलेंसर से। Got it the point? So now I'm attach load balancer with target group. There's a multiple types of load balancer used by the network admin or system admin. Network load balancer, application load balancer, गेटवे लोड बैलेंसर, यानी कि आप HTTP यानी कि प्रोटोकॉल्स के बेस पर अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, या आप नेटवर्क के बेस पे, नेटवर्क का मतलब है एक तरीके की फिल्टरिंग है कि नहीं, अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन से आता है तो इस सर्वर पे जाए, इस पर्टिकुलर लोकेशन से आता है तो इस सर्वर पे जाए। तो नेटवर्क के बेस पर होता है कि अगर इस एरिया से आ रहा है तो यहाँ पर जाना चाहिए, इस एरिया से आ रहा है तो यहाँ पर जाना चाहिए। और गेटवे का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि किस पर्टिकुलर एग्जिट पॉइंट से आपका ट्रैफिक आ रहा है। पर डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट कहां से आ रही है वो डिफरेंस है। क्या, एप्लीकेशन आपके प्रोटोकॉल के बेस पर है। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू द लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के अंदर भी दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक लोड बैलेंसर और एक होता है आपका प्राइवेट। प्राइवेट यानी कि जो विद इन अ क्लाउड करेगा। पब्लिक, अगर मैं चाहता हूं कि इन वेबसाइट्स को आप लोग भी एक्सेस करें तो मुझे अपने लोड बैलेंसर को भी पब्लिक पे मूव कराना पड़ेगा। सो नाउ द इलास्टिक लोड बैलेंसिंग स्केल योर लोड कैपेसिटी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इनकमिंग ट्रैफिक। जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको अपने आप ही चेंज करेगा। सो क्रिएट अ लोड बैलेंसर एंड नाउ सिलेक्ट अ एप्लीकेशन। सो नाउ आपके पास भी इंटरव्यू क्वेश्चन है था, व्हाट इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड यूज, व्हाट इज नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड यूज, व्हाट इज गेटवे लोड बैलेंसर एंड यूज, एंड डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड गेटवे लोड बैलेंसर। तो ये आपके क्वेश्चन है, पढ़ो। नाउ द क्रिएट, गिव द लोड बैलेंसर नेम इज लाइक माई LB। नाउ आई एम यूजिंग द इंटरनेट फेसिंग, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको सर्च करें। सो दिस इज द नेम इज इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल विद इन अ क्लाउड, IPv4 डिफॉल्ट। एंड नाउ की व्हेन यू क्रिएट, जब भी आप लोड बैलेंसर बनाएंगे सो आपके सर्वर्स ऑलवेज मल्टी जोन होने चाहिए। यानी कि अगर आपका एक जोन क्रैश भी हो जाए तो आपकी रिक्वेस्ट दूसरे जोन से एक्सेस हो। तो यहां पे अगर मैं मल्टीपल सर्वर्स बना रहा हूं तो मैं एक एबेबिलिटी जोन के अंदर एड ऑन नहीं करूंगा, उसको मैं अलग अलग जोन में बनाऊंगा कि जब भी हम मल्टी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें अपना लोड बैलेंसर लगाना ही पड़ेगा कि अगर जोन 1 पे नहीं आ रहा है तो जोन 2 से मुझे एक्सेस हो जाए। लुक लाइक का घर का इन्वर्टर, कि अगर पावर सप्लाई कट हो गई तो इन्वर्टर पे मेरी चीजें मूव हो जाए। इज इट क्लियर द पॉइंट? देन सिक्योरिटी ग्रुप, सो आई एम जस्ट सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जिसके अंदर मैंने प्रोटोकॉल अलाउड करा हुआ है। अब लोड बैलेंसर पे भी ट्रैफिक कहां से आएगा? ट्रैफिक कम्स फ्रॉम IST, सॉरी HTTP एंड पोर्ट नंबर 80। अब डायरेक्शन क्या है कि रूट एक्शन, सो एक्शन कहां पे रिडायरेक्ट होना चाहिए? सो लाइक द फॉरवर्ड टू द टारगेट ग्रुप माई बैकएंड सर्वर। 100% ट्रैफिक फॉरवर्ड करा रहा हूं मैं कि जितना भी है वो सारा का सारा 100% ट्रैफिक यहां पर क्या होना चाहिए, आपका ट्रांसफर होना चाहिए। अब अगर मैंने मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स हैं तो मैं चाहता हूं आधा उधर जाए, 50% दूसरे टारगेट ग्रुप पे चला जाए, 50% दूसरे टारगेट ग्रुप पे, या मैं चाहता हूं 10-10% डिवाइड हो। ये जो ऑप्शन आया है ये अभी रिसेंटली नया हुआ है, इससे पिछले वाले लेक्चर्स में ये ऑप्शंस नहीं मिलेगा मेरे यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब चैनल्स पे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली उन्होंने चेंज करा है। तो अगर आप क्लाउड के साथ टच में नहीं रहेंगे तो आप सोचें कि पुरानी वीडियो हमने लेके रखी हुई है और नेक्स्ट टाइम जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो सर की वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा, तो भूल जाना, क्योंकि क्लाउड अपने आप को एवरी 3 मंथ में अपग्रेड करता है। तो अगर आप क्लाउड सीखना चाहते हैं तो क्लाउड के पोर्टल पे आपको बने रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्लाउड जितनी जल्दी सीखोगे उससे डबल भूल जाओगे।
क्योंकि आप रट्टा मार के बैठे हैं, ये ऑप्शन आता है, आप कहते हैं यार ये तो नए ऑप्शंस आ गए यहाँ पर। अभी नए ऑप्शंस आएंगे तो आपका पूरा 360 डिग्री जो सिनेरियो है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप रट्टा मार के बैठे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं बैठे हैं। आपको बस यही पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, आपको ये नहीं पता 2 और 2 22 भी होते हैं, है ना। होता है, क्योंकि मैंने प्लस का प्लस नहीं बोला था। ये समझने वाली बात है, 2 और 2 कितने होते हैं, 80% बंदा बोलेगा 4। मैंने ये नहीं बोला 2 + 2 कितने होते हैं। ये इंटरव्यू है, आपने इंटरव्यू वाले का क्वेश्चन सुना ही नहीं ध्यान से। उसमें बोला 2 और 2 कितने होते हैं। क्यों भाई, 2 + 2 तो नहीं बोला था ना मैंने। तो जहां भी दो एक साथ दो लिख रहे हो तो आप उसको दो नहीं पढ़ोगे, आप उसको 22 पढ़ोगे। कह रहा होगा, लोकेश कह रहा होगा भाई मैं तो हमेशा ही फंसता हूँ। क्यों, क्वेश्चन गलत लगा क्या राघव। तो नाउ गाइस क्रिएट अ लोड बैलेंसर। अब मेरा लोड बैलेंसर भी बन गया है, और यहाँ अब हम क्रिएट अ सर्वर अटैच विद द टारगेट ग्रुप। अभी ये बनने के बाद भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर भी हैं। फिर से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, फिर से चेंजेस करी गई हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ऑन प्रेमाइस में था पहले वाला, फिर लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आया तो कंपनीज ने लोड बैलेंसर यूज करना स्टार्ट कर दिया। वाई, क्लाउड पे जाने का मेन रीजन क्या है, क्लाउड पे जाने का मेन रीजन ये नहीं है। इसके बाद जो लैब कराऊंगा इसलिए इंडस्ट्रीज क्लाउड पे लेके जा रही है अपने सर्वर्स को, अदरवाइज इंडस्ट्रीज को जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्लाउड पे जाने का रीजन ही कुछ और है। तो चलिए गाइस, तो चलते हैं कि लोड बैलेंसर ऑन प्रोमाइस में भी यूज होता था, बट वहां पे प्रॉब्लम्स क्या थी कि अगर आपका एक सर्वर डाउन हो गया है तो नया सर्वर आप मार्केट से खरीद के लाओगे, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, वेब इंस्टॉल करोगे, इतनी देर में तो सेल खत्म हो जानी है। यस या नो। तो इजीली हमें सारी चीजें वर्चुअली यहां पर मिल जाएंगी, तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, और जो काम हमारे पहले 10 घंटे में होता था वो काम अब हमारा 5 मिनट में हो जाता है। सो काम भी क्या हो गया है। तभी आज के टाइम पे आपको कोई भी वेबसाइट डाउन नहीं मिलती है। वो कहता है 1 या 2 घंटे तक आपकी वेबसाइट डाउन होगी, हमारा माइग्रेशन चल रहा है, जो बैंक के आपके पास मैसेज भी आते होंगे वीकेंड पे। नाउ गाइस हाउ टू क्रिएट अ सर्वर। सो अब पुरानी वाली जो लैब करी थी वो होगी, और वही सर्वर्स यहां पर अटैच्ड होंगे। तो प्रीवियस लैब और ये वाली लैब अब दोनों मर्ज होंगी। तो नाउ आई एम डिप्लॉय द वेबसाइट इन अ लिनक्स सर्वर। तो अब मैं पुरानी वाली जो लैब हमने प्रीवियस लेक्चर में करी थी, लैब नंबर 7 को अब हम यहाँ पे 8 के साथ मर्ज करेंगे। अब ये दोनों प्रैक्टिकल्स एक साथ मर्ज होंगे, तब आपको आउटपुट मिलेगा। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू क्लाउड पोर्टल अगेन एंड क्रिएट अ 2 सर्वर्स। एंड मैं यहाँ पे दोनों सर्वर लिनक्स के बना रहा हूँ, क्योंकि आपको एक आउटपुट दिखाना है। आप विंडोज भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, लाइक वेब 1 एंड उबंटू नहीं, अमेजोन लिनक्स ले लेते हैं। And T3 micros, I select the key pair and select the key 2026 and एडिट करके यहाँ पे अब मैं मैन्युअली सिलेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे मल्टी जोन बनाना है। सो आई एम सिलेक्ट इन जोन ए। तो जोन ए के अंदर मैं सबसे पहले अपना एक सर्वर बना रहा हूँ, दूसरा सर्वर मैं जोन बी के अंदर बनाऊंगा। सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स अलाउड करे हुए हैं, एंड गिव द 20 GB ऑफ स्पेस एंड लॉन्च इंस्टेंस। सो पहला सर्वर मैंने जोन ए के अंदर बनाया है। आई एम लॉन्च 1 मोर सर्वर्स, क्योंकि मुझे मिनिमम 2 सर्वर्स रिक्वायर्ड है। वेब 2, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, मैं दोनों लिनक्स ही लूंगा यहाँ पर गाइस, क्योंकि कल के बाद, कल वाली लैब के बाद, कल जो हम लैब करेंगे उसके अंदर जितना आपने पढ़ा है अभी तक, 7 8 क्लास में, वो एक साथ यूज होगा। ये चीज ध्यान रखना, डे 1 से लेके अब तक की सारी क्लासेस मिला के एक सिंगल प्रोजेक्ट होगा वो। ये मैंने आपको एक ही प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, बट टुकड़ों में करा रहा हूँ, जो आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बन के आ रहे हैं। बट हकीकत यही है कि ये अभी तक आपका एक भी सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, हर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। की 2026 द नेटवर्क, select in B and select the existing security group and give the
एंड लॉन्च। नाउ गाइस आई एम क्रिएट अ सर्वर्स। अब सर्वर्स क्रिएट करने के बाद सबसे पहले या तो आप पहले वेबसाइट डिप्लॉय कर लो या बाद में भी कर सकते हो। नाउ अटैच सर्वर विद द लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर के साथ सर्वर अटैच नहीं होंगे। अब हमारे जो सर्वर्स अटैच होंगे वो किसके साथ होंगे? टारगेट ग्रुप के अंदर। सो हाउ टू अटैच सर्वर विद द टारगेट ग्रुप? सो आपको सर्वर्स ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, तो वो आप टारगेट ग्रुप के अंदर ही करेंगे। सपोज करो चलते चलते आपका ये सर्वर टू फेल हो गया किसी अदर रीजन से, आप क्या करोगे? नया सर्वर बनाओगे इमीडिएट, और नया सर्वर बना के आप क्या करोगे? वेब टू। अब मैं कहता हूं इस सर्वर पे अब एक और लैब में इस पे इंटीग्रेट करने के बता रहा हूं जो आपको खुद से करनी है। ये सर्वर अभी मैं इस पे वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा मैनुअली। अब सपोज करो मैं वेब सर्वर टू पे वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा हूँ मैनुअली, मुझे 2 घंटे लग गए। अब चलते चलते सर्वर आपके दोनों डाउन हो गए, दोनों सर्वर डाउन हो गए, आपकी वेबसाइट डाउन। तो आप 2 सर्वर बनाएंगे दोबारा से, तो कितना टाइम लगेगा आपको? गैस कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे? क्यों? जब आपने सर्वर बनाया तभी एक कस्टम इमेज बना के रख लेते, स्नैपशॉट लेके रख लेते, उससे तो 2 मिनट में बन जाता। अब पता लगा स्नैपशॉट क्यों लूंगा? कि मेरा अगर ये लाइव चल रहा है तो मैं इसका एक स्नैपशॉट भी क्रिएट करके रखूंगा कि फर्दर अगर ये डिलीट होता है तो स्नैपशॉट पे मुझे वो सारा काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी मशीन विद इन 2 to 3 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? स्नैपशॉट और वॉल्यूम्स और हमने क्यों करे थे पहले इससे? गाइस इज इट क्लियर? रिप्लाई तो दे दो, सब सो गए क्या? कह रहे होंगे तुम लोग भी सर, आप ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कम कराते हो और थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हो। मैं सोच रहा हूँ थ्योरी कम कर दूं, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल कराऊं तो ज्यादा सही रहेगा। तो नाउ गाइस सिलेक्ट द सर्वर। सो मुझे टारगेट रजिस्टर करने हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप एंड देन क्लिक ऑन टारगेट नेम, बैकएंड सर्वर टारगेट ग्रुप एंड रजिस्टर्ड टारगेट्स एंड सिलेक्ट बॉस सर्वर। तो अगर आपके सर्वर्स फेल भी होते हैं तो पहले यहाँ से आपको रिमूव करने पड़ेंगे, देन न्यू सर्वर्स ऐड करने पड़ेंगे और इंक्लूड एज अ पेंडिंग ब्लो एंड नाउ रजिस्टर्ड पेंडिंग टारगेट्स। तो जब तक मेरे टारगेट रजिस्टर्ड हो रहे हैं इस अप टू 30 to 1 मिनट्स लेके जाएंगे। नाउ हम डिप्लॉय द वेबसाइट इन पॉज सर्वर। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद द वेब वन, then click on connect, then SSH client, copy and click here, cd download, sudo yum instll install httpd space hyphen y। सबसे पहले मैं वेब सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूँ, सो सेम एज आई एम जस्ट लॉग इन विद द वेब टू। sudo yum instll install web httpd hyphen y। तो ये मेरा वेब सर्वर वन है गाइस, एंड अनदर वन इज वेब सर्वर टू। ये मेरा टू आई थिंक सो, ये वन है। सो इसके बाद नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन फाइल, TOUCH टच INDEX। डेवलपर्स को मैंने बोला भाई अपनी वेबसाइट बना के दो मेरे से, index.html एंड लाइक VIM index.html and now type I for insert WELCOME welcome to my web SERVR server one। तो ये सपोज करिए उसने लिख दिया escape colon WQ। तो ये कौन सा मोड होता है भाई? जब मैं विम कमांड से ओपन करता हूँ तो कौन से मोड में मेरी फाइल ओपन होती है सौरभ? लोकेश। मैंने जैसे ही विम कमांड यहाँ पे टाइप करी लाइक TOUCH टच INDEX इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, पहले मैंने फाइल बनाई, उसके बाद VIM करके index.html करा, तो ये कौन सा मोड है मेरा? VI एडिटर का। फाइनेंस पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने? हाँ बताओ। चलिए गए, आई फॉर इंसर्ट, ये कौन सा मोड है? WELCOME वेलकम टू माय वेब SERVER सर्वर टू। तो वो मेरा स्किप मोड था। उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं जो बताएगा कोई? नाउ MV मूव करना चाहता हूँ, SUDO sudo MV मूव इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को /var WW और HTML लोकेशन पे। एंड नाउ SYS sudo
यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसलिए स्पीड कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास में मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। sudo yum install install httpd स्पेस -y। तो इंस्टॉल नहीं करना, मुझे सर्विस स्टार्ट करने तो sudo system systemctl restart httpd। सो ये सर्विसेज क्या हैं, क्यों कमांड चल रही हैं, तो ये सब आपको पता है। सो mv sudo mv move index.html in slash var www html location, and now sys systemctl enable या सीधा डायरेक्ट rest restart httpd सिस्टम ctl restart httpd sudo। पता है sudo मुझे क्यों लगाना पड़ रहा है? बिकॉज आई एम लॉग इन विद द डॉलर। अगर मैं हैश से होता तो मुझे sudo लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं सुपर यूजर से हूँ, इसलिए मुझे sudo बार बार लगाना पड़ रहा है। तो नाउ गाइस कि हमारा ये प्रैक्टिकल डन हो चुका है। अब आता है टेस्टिंग फेज। तो मैं एक एंड पॉइंट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, जिसके थ्रू आप वेबसाइट एक्सेस करेंगे और बताएंगे कि आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही। सो नाउ तो आई एम जस्ट कम टू द सर्वर। कहाँ गया भाई मेरा? एंड अब जो आपको वेबसाइट करनी है वो आप सिस्टम्स के आईपी से नहीं करोगे। नाउ यू कैन गो टू द लोड बैलेंसर। इनसाइड द लोड बैलेंसर माई एलबी इज माई लोड बैलेंसर, एंड यहाँ पे ये डीएनएस आ रहा है। इस नाम से आप वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ रहा है। यहाँ पे अगर आप इस नाम से एक्सेस करेंगे, सबसे पहली बात तो इतना बड़ा यूआरएल याद कौन रखेगा। दूसरा, हैकर को पता लग रहा है कि यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट चल रही है एपी साउथ वन यानी कि मुंबई डेटा सेंटर पे चल रही है, और आगे लिखा आ रहा है amazon.com क्लाउड पे चल रही है। और मैं चाहता हूं इस नाम से एक्सेस ना के मेरा तो डोमेन नेम से एक्सेस हो। सो नाउ जो कल हम लैब करेंगे उसमें वी कैन बाय द डोमेन नेम फ्रॉम गोडैडी, और फिर गोडैडी से इस लिंक को हम गोडैडी के डोमेन के साथ मर्ज करेंगे। देन फिर आप जब सर्च करेंगे www.iccpinfotech.com, देन आपकी ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। तो फिर एक और सर्विस आएगी। अभी मैंने क्या बोला, अभी वन बाय वन चीजें ऐड ऑन होती हुई जाएंगी। सो नाउ गाइस कॉपी, और मैं शेयर कर रहा हूँ अभी ये यूआरएल आप सभी को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ गाइस। सो नाउ इज इट दिस वन, पेस्ट, एंड नाउ देन नाउ, और कौन था भाई, और कोई बेस्ट था, ये था। नाउ देन चेक करिए गाइस सभी के सभी कि क्या आपके पास कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। एच हटा लेना आगे से। तुम्हारे पास नहीं आई तो जिसके पास नहीं आई वो आराम से वॉच करें, देखें आराम से। कोई नहीं। तो देखिए गाइस आपको जो मैंने भेजा है, हम जस्ट ओपन इन इनकॉग्निटो विंडो। कोई नहीं, तो यहाँ बैठा हुआ है ना। एंड इंटर करा मैंने यहाँ पे जैसे ही। सो आगे से HTTPS अगर लिखा आ रहा होगा तो वो हटा लेना। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास वेब सर्वर 1 आ रहा है, किसी के पास 2 आ रहा होगा। ठीक है, अब आपका नहीं हो रहा ना, यहाँ तो हो चुका है। गाइस रिफ्रेश, इधर देख लो। ये देखो मैं रिफ्रेश करूंगा तो कभी 2 पे जा रहा है, कभी 1 पे मेरी रिक्वेस्ट आ रही है। दिस इज द वर्क ऑफ द लोड बैलेंसर। कभी मेरी रिक्वेस्ट 2 पे जा रही है और कभी, अगर मैं दोनों तरफ सेम कर देता तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर 1 से आ रही है या सर्वर 2 से आ रही है। गाइस किसी ने चेक करा रीस्टार्ट करके? आपके HTTPS हटा देना, आगे से S हटा देना। किसी का हुआ एक्सेस क्या ऑनलाइन? किसका? चलिए रंजीत का हो गया है, अनिल का हो गया है, चलो तो फिर कोई नहीं, 2 का हो गया। तो गाइस आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कभी सर्वर 1 आ रहा है, कभी सर्वर 2 आ रहा है। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ लोड बैलेंसर। बट अब हमें एक और सर्विस यूज करनी है, रूट 53 इज कॉल्ड डीएनएस।
कि मैं अपने इसका नाम चेंज करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी की वेबसाइट इस नाम से एक्सेस हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन बाय द डोमेन फ्रॉम GoDaddy एंड देन रजिस्टर्ड विद रूट 53। देन रजिस्टर्ड विद रूट 53 के अंदर हम अपना क्या करेंगे, लोड बैलेंसर भी रजिस्टर्ड करेंगे, तब जाके ये आपको एक्सेस होगा। कल के लिए सेम ही लैब है। लैब नंबर लेक्चर नंबर जो 9 है और 8 और 7, ये तीनों एक साथ इंप्लीमेंट होंगे, तब जाके आपको उसका आउटपुट मिलेगा। गाइस ये लोड बैलेंसर का टॉपिक था। होप सो आपको लोड बैलेंसर का यूज क्या है वो पता लग गया है। सो ओके, बाय बाय, इतना काफी है आज के लिए। लैब करिए, कल वाली लैब और भी इंटरेस्टिंग आने वाली है, उससे आगे वाली लैब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है गाइस।